स्वागत है। हम सीसीएस या सीसीए नियम 1965 पर अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं, जो प्रतियोगी और विभागीय परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए हम्म। बेहद ज़रूरी है। पिछली चर्चा में हमने भाग 6 के नियम 21 तक को कवर किया था। आज हम एक बहुत ही व्यावहारिक स्थिति पर बात करने वाले हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक सरकारी कर्मचारी हैं और आपको एक ऐसा आदेश मिलता है जो आपके करियर पर, आपकी तनख्वाह या आपकी सेवा शर्तों पर असर डाल सकता है। तो आपके मन में सबसे पहला सवाल क्या आएगा? अब मैं क्या करूं? क्या इस फैसले के खिलाफ कोई रास्ता है? आज हम इसी सवाल के जवाब की यात्रा पर निकलेंगे और सीसीएस नियमों के भाग 7 को समझेंगे, जो अपील यानी अपील्स के अधिकार से जुड़ा है। हम नियम 22 से लेकर नियम 28 तक की गहराइयों में उतरेंगे। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत उस सवाल से करते हैं जहां दरवाजे बंद होते हैं, यानी क्या हर आदेश के खिलाफ अपील की जा सकती है? नियम 22 शायद इसी के बारे में है कि कुछ कुछ सीमाएं हैं। बिल्कुल। किसी भी व्यवस्था में अधिकारों के साथ-साथ जी। कुछ सीमाएं भी होती हैं। हम्म। नियम 22 यही स्पष्ट करता है। इसका मकसद एक तरह से प्रक्रिया को अनावश्यक रूप से लंबा होने से रोकना है और कुछ प्राधिकरणों के फैसलों को अंतिम मानना है। ये तो समझ आता है, सर्वोच्च प्राधिकारी का निर्णय। लेकिन जो दूसरी स्थिति है, अंतरिम आदेश या इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर, ये सुनने में थोड़ा तकनीकी लगता है। इसका असल मतलब क्या है? अच्छा सवाल है। इसे ऐसे समझिए कि जब कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही चल रही होती है, हम्म। तो वो एक लंबी प्रक्रिया है। जी। इस दौरान जांच अधिकारी या अनुशासनात्मक प्राधिकारी कई छोटे-छोटे प्रक्रियात्मक फैसले लेता है। जैसे कि? जैसे किसी गवाह को बुलाना, कोई दस्तावेज मांगना, इस तरह के आदेश। ये अंतरिम आदेश हैं। अब अगर हर छोटे आदेश के खिलाफ अपील होने लगे तो तो मुख्य मामला कभी खत्म ही नहीं होगा। सही बात है। इसलिए इन पर अपील नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण अपवाद है। अच्छा। निलंबन का आदेश यानी ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन। हालांकि निलंबन भी एक तरह का अंतरिम आदेश ही है, लेकिन इसका कर्मचारी पर असर बहुत बड़ा पड़ता है। इसलिए नियम साफ कहता है कि निलंबन के आदेश के खिलाफ अपील की जा सकती है। अच्छा, तो प्रक्रिया को सुचारू रखने के लिए छोटे-मोटे आदेशों पर अपील नहीं, लेकिन निलंबन जैसे गंभीर मामले में अधिकार दिया गया है। और तीसरी स्थिति क्या है? तीसरी स्थिति जुड़ी है नियम 14 के तहत जांच के दौरान। जांच प्राधिकारी इंक्वायरिंग अथॉरिटी द्वारा पारित किसी आदेश से। देखिए, जांच प्राधिकारी का काम सिर्फ तथ्यों का पता लगाना और रिपोर्ट देना है। वो कोई सजा नहीं देता। ठीक है। तो इसीलिए जांच के दौरान उसके द्वारा दिए गए किसी भी प्रक्रियात्मक आदेश के खिलाफ अपील नहीं होती। अपील का अधिकार तब आता है जब उस जांच रिपोर्ट के आधार पर अनुशासनात्मक प्राधिकारी कोई अंतिम फैसला लेता है। ठीक है। तो अब ये तस्वीर साफ है कि कहाँ अपील के रास्ते बंद हैं। अब उस हिस्से पर आते हैं जो सबसे ज्यादा मायने रखता है। नियम 23, यानी वो कौन से आदेश हैं जिनके विरुद्ध अपील की जा सकती है। ये सूची तो काफी लंबी और विस्तृत लगती है। हाँ, और ये जानबूझकर विस्तृत रखी गई है ताकि कर्मचारी के अधिकारों की रक्षा हो सके। नियम 23 उन सभी आदेशों को सूचीबद्ध करता है जिनके खिलाफ एक सरकारी कर्मचारी अपील कर सकता है। सबसे पहला तो वही है जिसकी हमने अभी बात की, नियम 10 के तहत दिया गया निलंबन का आदेश। जी। इसके बाद आते हैं दंड से जुड़े आदेश। नियम 11 में जितने भी छोटे बड़े दंड माइनर एंड मेजर पेनल्टीज बताए गए हैं, उनमें से कोई भी दंड लगाने वाले आदेश के खिलाफ अपील हो सकती है। और सिर्फ दंड लगाने पर ही? नहीं, इतना ही नहीं, अगर किसी अपीलिया या पुनरीक्षण प्राधिकारी ने किसी दंड को और बढ़ा दिया है, तो उस बढ़ाने वाले आदेश एनहांसिंग ऑर्डर के खिलाफ भी अपील की जा सकती है। ये तो दंड की बात हुई, पर मुझे नियम 23 का खंड 4 बड़ा दिलचस्प लग रहा है। इसमें उन आदेशों की बात है जो सीधे तौर पर दंड नहीं है, पर कर्मचारी के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। आपने बिल्कुल सही मुद्दे को पकड़ा है। ये खंड बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार क्या होता है कि प्रशासनिक आदेश तकनीकी रूप से दंड नहीं होते, लेकिन उनका असर वैसा ही होता है। ये खंड कहता है कि ऐसा कोई भी आदेश जो किसी कर्मचारी के वेतन, भत्ते, पेंशन या सेवा की अन्य शर्तों को उसके लिए नुकसानदायक तरीके से बदलता है, या उन्हें देने से मना करता है। जी, या उन्हें देने से मना करता है, तो उसके खिलाफ अपील हो सकती है। इसमें नियमों की ऐसी व्याख्या भी शामिल है जो कर्मचारी के हितों के खिलाफ हो। और खंड में तो एक पूरी लिस्ट दी गई है। इसमें एक शब्द है दक्षता अवरोध, एफिशिएंसी बार। ये सुनने में थोड़ा भारी लगता है।
क्या हम इसे सरल भाषा में समझ सकते हैं? ये असल में होता क्या है? जरूर। सरकारी वेतनमान में दक्षता अवरोध एक तरह का, आप कह सकते हैं कि प्रदर्शन आधारित चेक पॉइंट होता है। अच्छा। इसे पार करने के बाद ही कर्मचारी को आगे की वेतन वृद्धि मिलती है। अगर किसी कर्मचारी को अनफिट मानकर इस चेक पॉइंट पर रोक दिया जाता है, तो यह उसके वित्तीय हितों पर बड़ा असर डालता है। इसलिए इस आदेश के खिलाफ अपील का अधिकार दिया गया है। ठीक है। इसी तरह इस लिस्ट में कुछ और महत्वपूर्ण चीजें हैं, जैसे अगर किसी को अस्थायी रूप से ऊंचे पद पर काम करने के बाद बिना किसी दंड के वापस पुराने निचले पद पर भेज दिया जाए, जिसे रिवर्टिंग कहते हैं। बिल्कुल, तो वो इसके खिलाफ अपील कर सकता है। पेंशन को कम करना या रोकना, निलंबन के दौरान मिलने वाले निर्वाह भत्ते, सब्सिस्टेंस अलाउंस की रकम तय करना या बहाली के बाद निलंबन की अवधि के वेतन भत्ते तय करना, इन सभी आदेशों के खिलाफ अपील की जा सकती है। और इसमें एक आखिरी बिंदु है कि निलंबन की अवधि को ड्यूटी पर बिताया गया समय माना जाएगा या नहीं, ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसी फैसले पर कर्मचारी की वरिष्ठता मतलब सीनियरिटी, पेंशन। पेंशन और दूसरे लाभ निर्भर करते हैं। अच्छा। अगर उस अवधि को ड्यूटी नहीं माना गया, हम्म। तो इसका उसके पूरे करियर पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। अच्छा। इसीलिए ये एक अपील योग्य आदेश है। हम्म। इस नियम में एक स्पष्टीकरण भी है कि सरकारी कर्मचारी में वो लोग भी शामिल हैं जो अब रिटायर हो चुके हैं। ओहो। जी, यानी रिटायरमेंट के बाद भी पेंशन या ग्रेच्युटी से जुड़े मामलों में अपील की जा सकती है। ये तो बहुत ही व्यापक सुरक्षा कवच है। तो अब ये तो पता चल गया कि किन मामलों में अपील हो सकती है, पर सबसे बड़ा सवाल कि अपील की किसके पास जाएगी, सही दरवाजा कौन सा है? नियम 24 अपीलीय प्राधिकारी अपीलेट अथॉरिटी के बारे में बताता है। हाँ, नियम 24 इस प्रक्रिया को बहुत साफ करता है। इसका उपनियम एक सामान्य सिद्धांत बताता है। ज्यादातर मामलों के लिए अपीलीय प्राधिकारी का उल्लेख नियमों से जुड़ी अनुसूची, मतलब शेड्यूल में ही कर दिया जाता है। और अगर वहां कोई जिक्र नहीं है तो ग्रुप ए या बी के कर्मचारियों के लिए अगर आदेश नियुक्ति प्राधिकारी से निचले अधिकारी ने दिया है, तो अपील नियुक्ति प्राधिकारी के पास जाएगी, और अगर किसी अन्य प्राधिकारी ने दिया है तो अपील सीधे राष्ट्रपति के पास होगी। और ग्रुप सी या डी के लिए? ग्रुप सी या डी के कर्मचारियों के लिए अपील उस अधिकारी के पास होगी जो आदेश देने वाले अधिकारी का ठीक वरिष्ठ यानी इमीडिएट सुपीरियर है। जी। ये कहता है कि अगर आदेश देने वाला अधिकारी बाद में खुद अपीलीय प्राधिकारी बन जाए, तो अपील उसके पास नहीं जाएगी। जी, ये प्राकृतिक न्याय के एक बहुत बड़े सिद्धांत को स्थापित करता है। नीमो जुडेक्स इन काउजा सुआ, यानी कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले में जज नहीं हो सकता। बिल्कुल। ये सिस्टम में निष्पक्षता की गारंटी देता है। सोचिए, अगर मैंने कोई फैसला दिया और बाद में मेरे ही पास उस फैसले के खिलाफ अपील आए हम्म, तो न्याय की उम्मीद कैसे की जा सकती है? सही बात है। इसलिए ऐसे मामले में अपील उस अधिकारी के भी वरिष्ठ अधिकारी के पास जाएगी। और इसमें संघ या फेडरेशन के पदाधिकारियों के लिए भी एक विशेष प्रावधान है। उपनियम 3 क्या कहता है? ये एक खास सुरक्षा कवच है। अगर किसी कर्मचारी जो किसी मान्यता प्राप्त संघ का पदाधिकारी है, कोई संयुक्त परामर्श योजना, मतलब जॉइंट कंसल्टेशन स्कीम से जुड़ी गतिविधियों के लिए कोई दंड दिया जाता है, तो वो सीधे राष्ट्रपति के पास अपील कर सकता है, भले ही सामान्य नियमों के तहत ऐसा प्रावधान न हो। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि कर्मचारी संघ की गतिविधियों में बिना डरे हिस्सा ले सकें। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि अपील कहाँ करनी है, पर क्या इसके लिए कोई खिड़की भी है जो बंद हो सकती है? यानी क्या अपील करने के लिए कोई समय सीमा है? नियम 25 इसी के बारे में है। बिल्कुल, एक समय सीमा है। नियम 25 कहता है कि जिस दिन कर्मचारी को आदेश की कॉपी मिलती है, उस तारीख से 45 दिनों के भीतर अपील प्रस्तुत की जानी चाहिए। लेकिन 45 दिन तो बहुत कम लग रहे हैं, खासकर अगर कोई कर्मचारी किसी दूर दराज के इलाके में तैनात हो या किसी निजी परेशानी से गुजर रहा हो। क्या इसमें कोई छूट है? हाँ, नियमों में इस बात का ध्यान रखा गया है। नियम कहता है कि अगर अपीलीय प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि अपीलकर्ता के पास समय पर अपील न कर पाने का कोई पर्याप्त कारण, मतलब सफिशिएंट कॉज था, तो वे 45 दिन के बाद भी अपील स्वीकार कर सकते हैं। और ये पर्याप्त कारण क्या होगा? ये ये हर मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है, और इसका फैसला अपीलीय प्राधिकारी के विवेक पर है। यह एक वाजिब प्रावधान है। अब मान लीजिए अपील करनी है, प्राधिकारी पता है और समय सीमा भी, तो अपील दाखिल करने का सही तरीका क्या है?
नियम 26 इसके प्रारूप और सामग्री के बारे में बताता है। यहाँ एक बात मुझे हैरान कर रही है। ये कहता है कि हर व्यक्ति को अलग से अपील करनी होगी, सामूहिक अपील नहीं। पर अगर किसी एक ही आदेश से 10 लोगों पर असर पड़ा हो, तो उन्हें अलग-अलग अपील क्यों करनी पड़ेगी? क्या इससे प्रक्रिया और लंबी नहीं हो जाएगी? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। इसके पीछे का तर्क यह है कि भले ही आदेश एक हो, लेकिन हर कर्मचारी की परिस्थितियां, उसका सेवा रिकॉर्ड और उसके द्वारा दिए जाने वाले तर्क अलग-अलग हो सकते हैं। अच्छा। अलग-अलग अपील करने से हर मामले पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दिया जा सकता है। नियम 26 ये भी कहता है कि अपील सीधे अपीलीय प्राधिकारी को भेजी जाए, लेकिन इसकी एक कॉपी मूल आदेश देने वाले प्राधिकारी को भी देनी होगी। ठीक है। और अपील में सभी जरूरी तथ्य और तर्क होने चाहिए, और इसमें कोई अपमानजनक भाषा नहीं होनी चाहिए। और यहाँ मूल आदेश देने वाले प्राधिकारी की भी एक जिम्मेदारी तय की गई है। वो क्या है? जैसे ही उसे अपील की कॉपी मिलती है, उसे बिना देरी किए अपनी टिप्पणियों और मामले के सारे रिकॉर्ड के साथ उसे अपीलीय प्राधिकारी को भेजना होता है। चलिए, तो अब अपील सही तरीके से और सही जगह पर पहुंच गई है। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण चरण, उस अपील पर विचार कैसे होगा। नियम 27 शायद इस पूरे भाग की आत्मा है। यह निर्णय लेने की प्रक्रिया के बारे में क्या कहता है? बिल्कुल। नियम 27 ही वो कसौटी है जिस पर अपील को परखा जाता है। यह अलग-अलग तरह की अपीलों के लिए अलग-अलग प्रक्रिया बताता है। जैसे उपनियम 1 निलंबन के खिलाफ अपील के बारे में है। इसमें अपीलीय प्राधिकारी बस यह देखेगा कि मामले के हालात को देखते हुए निलंबन का आदेश जरूरी और उचित था या नहीं, और उसी आधार पर उसे जारी रखने या रद्द करने का फैसला लेगा। और दंड के खिलाफ अपील के मामले में क्या प्रक्रिया है? ज्यादातर मामले तो इसी से जुड़े होंगे। हाँ, और इसी के लिए उपनियम 2 में एक बहुत विस्तृत प्रक्रिया दी गई है। अपीलीय प्राधिकारी को मुख्य रूप से 3 चीजों की जांच करनी होती है। क्या है वो 3 चीजें? पहला ए, क्या नियमों में बताई गई प्रक्रिया का पूरी तरह पालन हुआ है? हाँ। अगर नहीं, तो क्या उस चूक की वजह से मतलब न्याय नहीं हो पाया? दूसरा, क्या अनुशासनात्मक प्राधिकारी के निष्कर्ष मतलब फाइंडिंग्स सबूतों पर आधारित है, यानी फैसला हवा में तो नहीं लिया गया? और तीसरा? और तीसरा सी, क्या दी गई सजा मामले की गंभीरता के हिसाब से सही है, कहीं बहुत ज्यादा, बहुत कम या अपर्याप्त तो नहीं है? इन 3 कसौटियों पर परखने के बाद अपीलीय प्राधिकारी के पास कई विकल्प होते हैं। वो सजा की पुष्टि कर सकता है, उसे रद्द कर सकता है या उसे कम कर सकता है। वो मामले को कुछ निर्देशों के साथ वापस भी भेज सकता है। 1 मिनट, यहाँ एक विकल्प दंड को बढ़ाने का भी है। ये तो अपील करने वाले के लिए उल्टा पड़ सकता है। क्या अपीलीय प्राधिकारी बस अपनी मर्जी से सजा बढ़ा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके लिए बहुत सख्त प्रक्रियात्मक सुरक्षा दी गई है। अगर अपीलीय प्राधिकारी को लगता है कि सजा बढ़ाई जानी चाहिए, तो वह ऐसा सीधे नहीं कर सकता। तो फिर कैसे होगा? उसे पहले कर्मचारी को एक नोटिस देकर ये बताना होगा कि वो ऐसा क्यों करना चाहता है, और उसे अपनी बात रखने का या अपना पक्ष रखने का पूरा मौका देना होगा। अगर पहले बड़ी सजा के लिए जरूरी जांच मतलब नियम 14 वाली जांच नहीं हुई है, तो पहले वो जांच भी करवानी होगी। अच्छा, बिना सुनवाई का अवसर दिए सजा बढ़ाई नहीं जा सकती। ये जानना बहुत जरूरी था। और जो दूसरे आदेश हैं जैसे वेतन या पेंशन से जुड़े, उनकी अपील पर कैसे विचार होता है? उसके लिए उपनियम 3 है। इसमें अपीलीय प्राधिकारी को ज्यादा विवेक दिया गया है। वो मामले की सभी परिस्थितियों पर विचार करेगा और ऐसा आदेश पारित करेगा जो उसे न्यायपूर्ण और उचित मतलब जस्ट एंड इक्विटेबल लगे। तो ये पूरी प्रक्रिया है कि अपील पर फैसला कैसे होता है। अब आखिरी सवाल, मान लीजिए अपीलीय प्राधिकारी ने कोई फैसला दे दिया, तो उसे लागू कौन करेगा? क्या इसके लिए कोई और प्रक्रिया है? नहीं, इसके लिए नियम 28 बहुत सीधा और स्पष्ट है। ये कहता है, अपील में दिए गए आदेशों का कार्यान्वयन यानी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑर्डर्स जिम्मेदारी उसी प्राधिकारी की होगी जिसने मूल आदेश दिया था। अच्छा, यानी अपीलीय प्राधिकारी के फैसले को लागू करने का काम मूल अनुशासनात्मक प्राधिकारी को ही करना होगा। तो आज की इस विस्तृत चर्चा में हमने सीसीए नियमों के भाग 7 को, जो अपील से संबंधित है, परत दर परत समझा। हमने नियम 22 से 28 तक ये देखा कि अपील कहाँ नहीं हो सकती, कहाँ और किसके पास हो सकती है, उसकी समय सीमा क्या है और सबसे जरूरी, उस पर विचार कैसे किया जाता है। और ये समझना महत्वपूर्ण है कि ये नियम सिर्फ प्रक्रिया नहीं है, ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को जमीनी स्तर पर लागू करते हैं
और यह सुनिश्चित करते हैं कि हर सरकारी कर्मचारी को किसी भी अनुशासनात्मक आदेश के खिलाफ सुनवाई का एक निष्पक्ष मौका मिले। अगर श्रोताओं को किसी विशेष नियम या विषय पर और भी गहरी जानकारी चाहिए, तो कृपया हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हम उस पर एक अलग से चर्चा करने की कोशिश करेंगे। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो, तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे ही और विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धैर्यपूर्वक सुनने के लिए हम सभी श्रोताओं की सराहना करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।